तो ये लो स्टूडेंट, आखिर मिल ही गया प्री बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री का एक वायरल पेपर। अगर आप भी केमिस्ट्री का प्री बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो बस इस पूरे वायरल पेपर को ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। जैसे ही मुझे क्लास 12 केमिस्ट्री के प्री बोर्ड का ये वायरल पेपर मिला ना, देखो इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने 10 से 15 पेज में लिख दिया है। और इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके प्री बोर्ड के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो बस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लेना। मैं गारंटी लेता हूं ना, जब आपका रिजल्ट आएगा आप कम से कम 70 में 60 प्लस तो लाएंगे ही लाएंगे। लेकिन कब लेकर आएंगे? जब आप इस वीडियो को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो। मैंने इस वीडियो में प्रीवियस ईयर पेपर्स जो प्री बोर्ड के आए हैं ना, उसके क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर कोड है 348 WE। ये केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का प्री बोर्ड पेपर है। यहां पे अपना रोल नंबर डाल देना, यहां पर अपना नाम डाल देना। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। पूर्णांक पूरे 70 नंबर का रहेगा और पूरे 70 नंबर के पेपर को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। टाइम कितना भी लग जाए उससे हमें मतलब नहीं है, हमें कुल मिलाकर सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितना ज्यादा लाइक आएगा, जितना ज्यादा कमेंट आएगा ना, मैं उतनी जल्दी आपको इसका PDF दे दूंगा फ्री में। देखो नोट दिया गया है कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। कुछ निर्देश दिए गए हैं कि सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। गणनात्मक प्रश्नों की में गणना के समस्त पद लिखिए। जहां पे कैलकुलेशन हो ना, वहां पे कैलकुलेशन के सारे स्टेप लिखो। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए, क्योंकि ये केमिस्ट्री है। ठीक है, अब चलिए पेपर को हम एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, आपको केमिस्ट्री के पेपर में 6 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं, टोटल 6 नंबर के। आप लोग खुद ही देख लो, इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अभी हम पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। देखो का वाला, किसी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म निर्भर करते हैं। वो किस पर निर्भर करते हैं? विलेय के कणों की संख्या पर, विलेय के कणों की प्रकृति पर, विलेय तथा विलायक दोनों के कणों की प्रकृति पर, या विलेय के कणों की संख्या पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो यहां पे विलायक के कणों की संख्या पर रहेगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं, तो यहां पे आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, विलेय के कणों की संख्या पर। यहां पे जो ऑप्शन रहेगा चौथा और पहला सेम है, तो वैसे तो दोनों सही हैं, लेकिन यहां पे विलायक के कणों की संख्या पर होना चाहिए। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। खा वाला देखो, किस कोट की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? बताओ किस कोट की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक दोनों का मात्रक समान होता है? शून्य, प्रथम, द्वितीय या तृतीय? भैया जो हमारा शून्य कोट की अभिक्रिया होती है ना, इसके लिए वेग तथा वेग स्थिरांक दोनों का मात्रक समान होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, शून्य। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक एक क्वेश्चन को बस समझो। गा वाले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। देखो गा वाला, Fe है यानी कि आयरन क्या है? S ब्लॉक का तत्व, P ब्लॉक का तत्व, D ब्लॉक का तत्व या F ब्लॉक का तत्व? भैया आयरन जो है ना, इसको D ब्लॉक के तत्व में रखा गया है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बहुत इजी है, टेंशन मत लो, एक एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। बाकी पूरे केमिस्ट्री के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबको मैंने एक वीडियो में पढ़ा रखा है। आप लोग सर्च करना क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। चलो घा वाला देखो, रोजेनमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड, एल्कोहल, हाइड्रोकार्बन या एल्किल क्लोराइड? अरे भैया रोजेनमुंड अपचयन के द्वारा हम एल्डिहाइड को प्राप्त करते हैं। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, जैसे HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड, ये सब। ठीक है, अंगा नंबर, एमिनो का जलीय विलयन होता है। एमिनो का जलीय विलयन कैसा होगा? अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी या उदासीन? अरे भैया सिंपल सा है, उभयधर्मी होगा। एमिनो का जो जलीय विलयन होता है ना, वो उभयधर्मी होता है। लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा चा वाला, न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। बताओ न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बंधन द्वारा,
फास्फोडाइस्टर बंधन द्वारा, ग्लाइकोसाइडी बंधन द्वारा या हाइड्रोजन बंधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों फास्फोडाइस्टर बंधन द्वारा ये जुड़े होते हैं, सेकंड ऑप्शन सही होगा। तो टोटल 6 क्वेश्चन थे बच्चों, एक एक नंबर के 6 नंबर आपको मिल चुके हैं, टेंशन मत लो। इसके बाद में देखो आप लोग बस हमें सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में जुड़ जाओ ना। मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियोस दे दूंगा कि भाई वैसे आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनोगे। दूसरे का काम, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए। देखो फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम तो कई जगह पर आया है, लेकिन अब हमें द्वितीय नियम यहां पे पूछ लिया गया है, तो चलो लिखते हैं भैया। ये देखो 2 नियम फैराडे जी ने दिए थे। देखो केमिस्ट्री में जितने भी नियम हैं सारे नियम को आपको पढ़ना है बच्चों। वैसे फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम क्या है, देखो इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। जैसे यहां पे 2 हमारे जार हैं, दोनों में इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों को श्रेणी क्रम में आपस में जोड़ दिया गया है और इनमें जो है धारा प्रवाहित की गई है। जैसे दोनों में जो धारा प्रवाहित की गई है ना, वो धारा है I। और मान लो कि इसमें जो है विद्युत अपघट्य भी भरा है। देखो इसमें जो है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड डूबे हैं भैया, तो इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्य में डूबे होते हैं, तो ऐसे ऐसे इसमें जो है विद्युत अपघट्य भी भरा हुआ है। थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि भाई लगे कि विद्युत अपघट्य है, ठीक है। विद्युत अपघट्य जो हमारा है वो ले लो, सोडियम क्लोराइड भरा है NaCl, और इधर भी हमारा NaCl भरा हुआ है। अब कहा क्या जा रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, बाकी कुछ नहीं है। देखो भैया जब ये हमने जार लिया है, इसमें विद्युत अपघट्य है, तो ये इलेक्ट्रोड होंगे। जैसे यहां पे आपका एक निगेटिव होगा भैया कैथोड, एक पॉजिटिव होगा एनोड, ठीक है। ऐसे यहां पर भी ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो ऐसे ही समझो, क्योंकि ये समझने वाला टॉपिक है भैया, और इंपॉर्टेंट तो इतना ज्यादा है कि मैं लफ्जों में बयां ही नहीं कर सकता, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम मैंने आपको बताया है, ठीक है। प्रथम नियम मैंने आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, उसी से रिलेटेड है। उसमें क्या था कि जो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान था उसमें प्रवाहित की गई कुल आवेश के समानुपाती था। इसमें क्या है ध्यान से समझो, पहले सारी चीजें हमने लिख दिया, आप देखो क्या हो रहा है। इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों में के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है। देखो इसमें समान मात्रा में धारा I को प्रवाहित किया जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित पदार्थों के द्रव्यमान, तो क्या होगा, इन इलेक्ट्रोडों पर कुछ पदार्थ एकत्रित होंगे, ठीक है। देखो ऐसे ऐसे कुछ पदार्थ एकत्रित होंगे, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त जो पदार्थ के द्रव्यमान होंगे उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होंगे। जैसे मान लो यहां पे जो पदार्थ एकत्रित हुआ है वो W1 है, यहां पे जो पदार्थ एकत्रित हुआ है वो W2 है, तो किसके समानुपाती होगा, उनके तुल्यांकी भारों के। यानी कि कहा जा रहा है W1 समानुपाती E1, मतलब पहले के लिए तुल्यांकी भार E1 ले लो, और दूसरा W2 समानुपाती यहां पे हो जाएगा E2, ठीक है। ये हो गया। अब समानुपाती को हटा दो तो हो जाएगा W1 अपान W2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा E1 अपान E2, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब एकत्रित पदार्थ का जो द्रव्यमान है उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती है। लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैंने प्रथम नियम में बताया था चूंकि W इक्वल टू होता है बच्चा पार्टी, W इक्वल टू होता है ZIT, होता है कि नहीं होता है। मैंने प्रथम नियम में यही वाला फॉर्मूला आपको बताया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, W1 के जगह पर हम रख देंगे Z1IT, Z1IT, और W2 के जगह पर रख देंगे Z2IT, और बराबर हो जाएगा हमारा E1 अपान E2। क्या हो जाएगा, E1 अपान E2। अब यहां से IT से IT आप कैंसिल कर लो तो हमारा फाइनली आ जाएगा Z1 अपान Z2 इक्वल टू हो जाएगा E1 अपान E2। यानी कि जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होंगे इनके, वो तुल्यांकी भारों के समानुपाती होंगे। Z का मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो
Z1 अपान Z2 इक्वल टू W1 अपान W2 भी लिख सकते हो, बस यही है। ठीक है, तो समझ में आया। द्वितीय नियम क्या है फैराडे के विद्युत अपघट्य का? देखो, जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होंगे। जैसे दो यहां पे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं विद्युत अपघट्य, इनमें जब समान मात्रा में धारा I को हमने प्रवाहित किया है, ठीक है, तो इनके इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित जो पदार्थ के द्रव्यमान है उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती है, यानी कि W1 समानुपाती E1, W2 समानुपाती E2, W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2, W इक्वल टू ZIT होता है तो ये Z1 IT अपान Z2 IT इक्वल टू E1 अपान E2 हो जाएगा। IT से IT कैंसिल, Z1 अपान Z2 इक्वल टू E1 अपान E2, बस हो गया, समझ में आ गया। यही फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम है। हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक पे। दूसरा देखो खा वाला, प्रथम कोट की एक अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान 5.5 गुणे 10 की पावर माइनस 14 सेकेंड इनवर्स है। अभिक्रिया के अर्धायु की गणना कीजिए 2 नंबर। देखो ये दो नंबर वाले क्वेश्चन 8 क्वेश्चन रहेंगे, 16 नंबर आपको देकर जाएंगे मेरे भाई, तो इसको क्यों छोड़ना, इसको तो जमकर करेंगे हम लोग। चलो खा वाला देख लो ध्यान से, एक एक क्वेश्चन ऐसे ही आप समझते चलो, बाकी तरीका नहीं है कि मैं घोल कर पिला दूंगा, समझ में आ जाएगा। देखो खा, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के की वैल्यू हमें दी गई है। देखो ये के की वैल्यू हमें दी गई है 5.5 गुणे 10 के पावर माइनस 14। प्रथम कोट की अपक्रिया है तो मात्रक होगा सेकेंड इनवर्स। हमें टी हाफ की वैल्यू निकालनी है, मतलब अर्ध आयु काल की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करेंगे हम लोग, हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था K इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ, ये हमारा K की वैल्यू होती है। पता है कि नहीं पता है भाई, मैंने पहले ही बता रखा है, क्यों नहीं पता होगा, बहुत आसान ही है। ठीक है, अब K बराबर हमारा हो जाएगा, देखो अब हमें टी हाफ निकालना है तो एक काम करेंगे, यहां पे टी हाफ को हम K के जगह पर ले आएंगे और K को उसके नीचे लेकर चले जाएंगे, तो 0.6932 अपान टी हाफ, ठीक है, अपान के हो जाएगा। के मतलब उसी फॉर्मूले से हम ये वाला फॉर्मूला हमने बना दिया है। अब यहां पे टी हाफ बराबर हो जाएगा, अब थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, देखो ध्यान से, और इजी बहुत है। देखो 0.6932 अपान के की वैल्यू जो है ऊपर देखो कितना है 5.5 गुणे 10 की पावर माइनस 14, तो 5.5 गुणे 10 के पावर माइनस 14 है। ठीक है, इतना आ गया। अब हम एक काम करेंगे, ध्यान से समझना, टी हाफ बराबर हो जाएगा, देखो यहां ऊपर भी 10 से गुणा कर दो, नीचे भी 10 से गुणा कर दो, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों 6.932 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक इधर आएगा 10 से गुणा करेंगे तो, अपान नीचे तो भैया हम एक काम करेंगे 5.5 ही इसको रहने देंगे, 5.5 और गुणे, देखो ये 10 की पावर माइनस 14 है, इसमें से एक जाएगा तो 10 के पावर माइनस 13 नीचे बचेगा। चलो नीचे अभी लिखते हैं, अभी इधर नहीं लिखेंगे हम लोग, गुणे 10 के पावर माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 14 में से एक जाएगा तो 13 ही तो बचेगा। अब देखो टी हाफ बराबर, एक काम करो, 5.5 से 6.932 को काट दो तो 1.26 आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया 1.26 गुणे 10 के पावर माइनस 13, नीचे ऊपर जाएगा तो 10 के पावर प्लस 13 सेकेंड। ठीक है, यही हमारा अर्ध आयु काल आ जाएगा, बस यही हमारा अर्ध आयु काल है बेटा। तो आप लोग बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना, काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। चलो आगे बढ़ेंगे, बस एक एक क्वेश्चन को समझते चलो। चलो गा वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है भाई, 2-3 नंबर दोनों में आता है। देखो, विलयन में Cu प्लस आयन रंगहीन जबकि Cu2 प्लस आयन रंगीन होते हैं, ऐसा क्यों होता है? भैया विलयन में Cu प्लस आयन रंगहीन और Cu2 प्लस आयन रंगीन होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं, यहां पे मैंने पहले से सॉल्व कराया था इस क्वेश्चन को, यहां पे समझा देता हूं आपको बहुत प्यारा तरीके से, ध्यान से समझना, लाइक करते हुए चलना। देखो, विलयन में Cu प्लस आयन रंगहीन जबकि Cu2 प्लस आयन रंगीन के होते। देखो, कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। अब 29 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे
करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 आएगा। और Cu प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 28, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तब यहां पे Cu प्लस हो जाता है तो 28 होगा। इसका करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, मतलब इसमें पूरा कक्षक भरा हुआ है। देखो Cu2 प्लस के लास्ट में क्या है, लास्ट उपकोष में 3d10 है, तो 3d उपकोष में टोटल आपके सारे पेयर पांच उपकोष होते हैं। तो देखो यहां पे भी दो हैं, सारे मतलब युग्मित हैं। और अगर आप लोग यहां पे एक काम और करो, देखो Cu प्लस में हमने बता दिया भैया कि लास्ट में 3d10 है, मतलब सारे भरे हुए हैं ऑर्बिटल, ठीक है। लेकिन Cu2 प्लस की जब हम बात करेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, देखो यहां पे कॉपर का तो 29 होता है, Cu प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 28 हो जाएगा। अब Cu2 प्लस मतलब 2 निकलेगा तो 27 होगा। Cu2 प्लस का जो परमाणु क्रमांक होगा वो 27 होगा। तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9, तो इसमें d उपकोष जो है ना पूर्ण रूप से इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएंगे। देखो सब युग्मित है लेकिन एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो देखो इसका रीजन क्या है, चूंकि Cu प्लस में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं इसलिए Cu प्लस आयन रंगहीन है, और Cu2 प्लस आयन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए यह रंगीन है। रीजन यही है भैया कि Cu प्लस में देखो सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं इसीलिए ये रंगहीन होते हैं, और Cu2 प्लस में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसीलिए ये रंगीन है। बस हो गया, क्या करना था भाई, सिंपल सा था, मैंने बता दिया इसको। तो इसको अब ज्यादा आप सीरियस मत लेना, मैंने बता दिया है, बस आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके थोड़ा रीजन लिख देना भाई कि Cu प्लस में सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं इसीलिए ये रंगहीन है, और Cu2 प्लस में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये रंगीन है। बस घा वाला देख लो, घा वाला क्वेश्चन, विलियमसन की संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर बनाने की विधि एवं रासायनिक समीकरण लिखिए 2 नंबर। भैया मैं कितनी बार बताऊं विलियमसन संश्लेषण विधि, मैंने नेम रिएक्शन के वीडियो में भी इसको बता रखा। देखो विलियमसन की संश्लेषण विधि, सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है, बस इसी को हम विलियमसन संश्लेषण विधि कहते हैं। जैसे देखो सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला होगा C2H5ONa, ये है बेटा सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला। इसकी अब क्रिया करा देंगे एथिल आयोडाइड C2H5I से, एथिल आयोडाइड से हमने इसका रिएक्शन करा दिया है, मतलब इसको हम लोग कर लेंगे बच्चा पार्टी, गर्म कर देंगे, ठीक है, कर दिया। अब देखो बनेगा क्या, बहुत ध्यान से समझना, C2H5O और C2H5 आपस में जुड़ जाएंगे, ये बन गया डाई एथिल ईथर। बना क्या, बचा क्या, Na और I बचा है तो NaI, बस हो गया, यही बन गया भाई। तो जब हमने सोडियम एथॉक्साइड, इसको नाम दे देते हैं सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड की अब क्रिया हमने कराई एथिल आयोडाइड के साथ, एथिल आयोडाइड, ठीक है, एथिल आयोडाइड के साथ इसको गर्म किया बच्चों तो हमारा बन गया डाई एथिल ईथर। बस इसी अपक्रिया को हम लोग बोलेंगे विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, डाई एथिल ईथर बन गया। बस इसी अपक्रिया को ही हम विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं, और इसके द्वारा हम ईथर को प्राप्त करते हैं। बहुत आसान है, मैं तो मानता हूं भाई बिल्कुल हलवा है, उठाकर खा लो, काम खत्म है, ठीक है। चलो अब बहुत ज्यादा हम ऐसे डीप नहीं जाएंगे, अभी तो हमें पूरा पेपर सॉल्व करना है, तो बहुत कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन तो आपके हो गए 2-2 नंबर के, 8 नंबर कंप्लीट। अब फिर से 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे। सोचो, बस एक एक क्वेश्चन को आप करते चलो भाई, और हम करवाते जाएंगे, उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। चलो तीसरे कक्का, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। तो ये देखो भैया हमने पूरा लिख दिया, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोला जा रहा है। अरे भैया किसकी मात्रा कम है, 3 ग्राम यूरिया की ये विलेय होगा, और 100 ग्राम जल है ये विलायक होगा। जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है विलेय, जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक। तो हम लिखेंगे विलेय का भार हमें दिया गया, विलेय का भार, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों स्मॉल W से। ये हमें दिया गया है 3 ग्राम, उसके बाद में हमें दिया गया है विलायक का भार। बहुत प्यार से हम न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करो बच्चों ना, सबसे पहले आप सारी वैल्यूज को लिखो
कि आखिर क्या हमें दिया गया है। तो विलायक के भार को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये दिया गया है 100 ग्राम, 100 ग्राम। उसके बाद में हमें दिया गया है बच्चों जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक। भैया हमें मोलल उन्नयन स्थिरांक भी दिया गया है, मोलल उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चा पार्टी केबी से। किससे? केबी से। मोलर उन्नयन स्थिरांक को केबी से ही तो प्रदर्शित करेंगे। ये दिया गया 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ठीक है। ये हमें दिया गया है मोलर उन्नयन स्थिरांक। हमें क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है बच्चों। तो क्वथनांक में उन्नयन निकालना है। एक काम और कीजिए आप, विलेय का अणुभार भी पहले निकाल लीजिए, विलेय। अब विलेय हमें दिया गया है बच्चों, क्या दिया गया? यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ये होता है यूरिया, ठीक है। तो इसका अणुभार भी हम लोग निकाल लेंगे, का अणुभार। अणुभार को हम लोग डिनोट करेंगे M से, ठीक है, M से। ये कितना होगा देखो ध्यान से, नाइट्रोजन का 14 होता है तो इसका तो 14 कर देंगे भैया, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। प्लस कार्बन का 12 होता है, इसको ऐसे कर देंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है, फिर नाइट्रोजन का 14 होगा, ठीक है, और फिर हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। टोटल ऐड करो तो हमारा M निकल आएगा। M कितना आएगा देखो, 14 2 16, 16 12 28, 28 16 44, 44 2 46, 46 14 60, बस हो गया, 60 हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है इसमें? मोलल उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से। ये हमें निकालना है। तो बच्चों क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां पे, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, उन्नयन। इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है डेल्टा टीबी बराबर, डेल्टा टीबी बराबर 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्लू अपान M इंटू कैपिटल डब्लू। ये होता है क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ है नहीं, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। अब डेल्टा टीबी हमें निकालना ही है तो इसको ऐसे रहने देंगे, बाकी सारी वैल्यूज रख देंगे। देखो 1000 वाले भैया 1000 ही रहेंगे। केवी की वैल्यू है 0.52 लिख देंगे, 0.52 गुणे यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू है 3 तो इसको 3 कर देंगे, और अपान हो जाएगा M की वैल्यू है 60 हमने निकाल ली है अभी, और कैपिटल W की वैल्यू है 100 ग्राम, 100 ग्राम। एक काम करो, इस जीरो से इस जीरो को पहले कैंसिल करो भाई, बहुत झाम हमें नहीं करना है। हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर, देखो 100 को 0.52 से गुणा करोगे तो ये 52 हो जाएगा, और गुणे 3 अपान हो जाएगा 60 को 110 से 600 इतना हो गया। इसको गुणा कर दो 156 हो जाएगा, अपान 600 हो जाएगा, ठीक है। काट दो भैया तो 0.26 आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आ गया है डेल्टा टीबी बराबर 0.26 केल्विन, केल्विन, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस बस बेटा, यही हमारा क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना, बाकी कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए ना, सबको चुटकियों में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी न्यूमेरिकल हमारा हो चुका है, यानी कि 2 नंबर और हम कंप्लीट कर चुके। अब चलिए खा वाला, उपसह संयोजन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु को उदाहरण सहित समझाइए। भैया उपसह संयोजन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु क्या होता है? देखो उपसह संयोजन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु वे धातु परमाणु या आयन जो परमाणुओं अथवा परमाणुओं के समूह द्वारा अस्थायी रूप से जुड़े होते हैं, केंद्रीय परमाणु या आयन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं भाई, एग्जाम्पल के बिना तो मजा ही नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल है K4 FeCN, FeCN6,
ये एक उपसंयोजन यौगिक है। अब यहां पे बच्चों जो CN है ना, यहां पे देखो जो CN माइनस के रूप में ये होता है, ये लिगैंड है। क्या है ये लिगैंड है। अभी थोड़ा सा लिगैंड के बारे में भी हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। और इसके साथ में लिगैंड के साथ जो अस्थायी रूप से जुड़ा है, देखो ये समूह लिगैंड द्वारा अस्थायी रूप से जुड़ा है, जो ये Fe है ना बच्चों, Fe, ये Fe2+ के रूप में होता है, Fe2+, और यही हमारा है केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु मतलब जो हमारे लिगैंड से अस्थायी रूप से जुड़ा है वही केंद्रीय परमाणु या आयन कहलाता है। ठीक है, बस यही है। यही उपसंयोजन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु पूछा गया था। तो देखो, वे धातु परमाणु या आयन जो परमाणुओं अथवा परमाणुओं के समूह यानी कि लिगैंड द्वारा अस्थायी रूप से जुड़े होते हैं केंद्रीय परमाणु अथवा आयन कहलाते हैं। जैसे K4FeCN6, इसमें CN- लिगैंड है और Fe2+ केंद्रीय परमाणु है। बस हो गया, बस। चलो आगे बढ़े बच्चों, ये भी क्वेश्चन हो गया। लेकिन अभी कहां, अभी तो और भी आगे जाना है। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। चलो गा, आप बेंजीन को बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित करेंगे? भाई बेंजीन को बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित करेंगे, इसको भी हम नीचे थोड़ा जान लेंगे भैया। अरे बेंजीन का फॉर्मूला पता है आप लोगों को कि नहीं पता है? संरचना सूत्र मैं बता देता हूं। फॉर्मूला C6H6 होता है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये है बच्चों बेंजीन। इसको बदलना है बेंजोइक अम्ल में, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया करा देंगे CH3Cl और निर्जल AlCl3 से। ठीक है, इससे रिएक्शन करा देंगे बेंजीन का, तो फाइनली हमारा बन जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से, ये देखो यहां पे सबसे पहले हमारा एक मध्यवर्ती यौगिक बनेगा जिसके ऊपर ये CH3 ऐड हो जाएगा बेंजीन के ऊपर। इसका नाम हो जाएगा बच्चों टालुइन, इसको हम लोग बोलते हैं टालुइन। फिर इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे किससे? पोटेशियम परमैंगनेट से, KMnO4 से। ठीक है, और इसका ऑक्सीकरण कराएंगे बच्चों, ऑक्सीकरण। तो हमारा फाइनल जो कंपाउंड बनेगा ना, वो देख लो थोड़ा सा। एक बेंजीन रिंग हमारा खूब प्यारा सा बन गया है बच्चों, सेम बेंजीन रिंग ये, और ऊपर हमारा जुड़ जाएगा COOH, यानी कि ये COOH बन जाएगा। बस यही हमारा रिएक्शन है। इनका नाम है बेंजीन, इनका नाम है बेंजीन। जब इसका रिएक्शन हमने मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल LCl3 की उपस्थिति में कराया तो टालुइन बना। क्या? टालुइन बना। और जब इसका हम पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करा दिया तो बेंजोइक अम्ल बन गया। बस ऐसे आप लोग बेंजीन से बेंजोइक अम्ल बना देना, बस यही प्रोसेस है। बेंजोइक अम्ल बन गया। हो गया, हो गया कि नहीं? चलो इसको भी हटाते हैं बच्चों, हम टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो शायद आपको पहले से ही जैव अणु चैप्टर में मैंने बता रखा है। देखो घा, प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? इनमें पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों के नाम लिखिए। प्रोटीन का हमारे जीवन में क्या महत्व है? बेटा ये देखो, प्रोटीन के बारे में समझा देता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम में आता है और इस बार भी तैयार रहना। देखो प्रोटीन मुख्य स्रोत क्या है जिससे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है? देखो दूध, अंडा, दालें, मछली, मांस आदि, इन सब में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। मुख्य स्रोत हो गया, मुख्य तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब मिलता है। महत्व, महत्व क्या है? देखो प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। भाई शरीर की वृद्धि करनी है तो प्रोटीन बहुत जरूरी है। प्रोटीन हमारे शरीर में नए ऊतकों का निर्माण करने के लिए सहायक है तथा पुराने ऊतकों की टूट फूट को ये ठीक करती है। प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करती है, परंतु यह कार्य कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की अनुपस्थिति में होता है। प्रोटीन संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त यौगिक है। यह हमारे शरीर में पाए जाने वाले खून आदि का पीएच भी ठीक रखती है। जब प्रोटीन हमारे शरीर में पहुंचता है तब HCl अथवा पेप्सिन नामक एंजाइम द्वारा एमिनो अम्लों में जल अपघटित हो जाते हैं। ये अम्ल रुधिर वाहिकाओं द्वारा रुधिर में अवशोषित हो जाते हैं। रुधिर का मतलब खून में, और रुधिर के प्रवाह के साथ शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं जहां ये नई कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करते हैं। इस कार्य के अतिरिक्त प्रोटीन विभिन्न एंजाइम संश्लेषित करते हैं और शरीर को संक्रमण से भी बचाते हैं। बस 2 नंबर कंप्लीट। भाई प्रोटीन के बारे में जो चीजें आपको आ रही हैं वो चीजें लिखना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी हो जाता है, तो वही चीजें मैंने यहां पे लिखा है। बाकी हो गया 4 क्वेश्चन, यहां पर भी हो गए 2-2 नंबर के, 8 नंबर कंप्लीट हो गए। अगला क्वेश्चन देख लो, चौथा
3 नंबर के अब क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर वाले भी 4 क्वेश्चन रहते हैं, 12 नंबर। देखो, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। Zn 2 प्लस 1 मोलर Cu2 प्लस Cu, जबकि मानक इलेक्ट्रॉन विभव E0 Zn प्लस 2 Zn का तथा Cu2 प्लस Cu के मान क्रमशः -0.76 वोल्ट तथा प्लस 0.34 वोल्ट है। इसकी सांद्रता 1 मोलर है। भाई निकालो, कैसे निकालोगे? देखो, इसको मैंने ऑलरेडी बता रखा है और बाकी क्वेश्चन मैं बताऊंगा। देखो, खा वाला प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अपक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा? देखो, ये न्यूमेरिकल अभी जल्दी मैंने कराया था तो भाई उसी को मैं समझा दे रहा हूं, बाकी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, समझ लो सिर्फ आप लोग। देखो, प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अपक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा? तो सबसे पहले हमें अर्धायुकाल टी हाफ दिया गया है 60 मिनट। पहले वेग स्थिरांक हमें निकालना है, तो वेग स्थिरांक हम निकाल लेंगे 0.6932 अपान टी हाफ, इसका फॉर्मूला होता है 0.9632 अपान टी हाफ की वैल्यू 60 है, इसको कट करेंगे 0.01155 मिनट इनवर्स आ जाएगा वेग स्थिरांक। लेकिन हमें यह निकालना है कि कितने समय में अपक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। तो लिख दो, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए k बराबर 2.303 अपान टी लॉग a अपान a माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो a क्या है? अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, a माइनस एक्स है t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता। तो माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता a बराबर 100 है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब अपक्रिया नहीं स्टार्ट हुई है तो उसकी सांद्रता 100 ही होगी। टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता जो a माइनस एक्स है ना, उसको 100 में से 90 घटा दो तो 10 बचेगा। देखो, a माइनस एक्स का मतलब टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता। अब देखो 100 में से कितना आपको घटाना है, जितना परसेंट आपसे पूछा जाए, कितने समय में अपक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा, तो आप 100 में से 90 घटाओ। 80% भाग पूछा जाए तो 100 में से 80 घटाओ, 70% पूछा जाए तो 70 घटाओ। ठीक है, तो यहां पे जब हम टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता निकालेंगे a माइनस एक्स, तो 100 में से 90% पूछा जा रहा है तो 90 घटा देंगे, 10 बचेगा। अब फॉर्मूला लगाएंगे सबसे मेन वाला, जो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला होता है k बराबर 2.303 अपान टी लॉग a अपान a माइनस एक्स। यहां पे k की वैल्यू रखेंगे। भाई k की वैल्यू हमने ऊपर ही निकाल रखा था, ये देखो 0.01155 और 2.303 अपान टी ऐसे रहने देंगे। लॉग a की वैल्यू 100 है और a माइनस एक्स की वैल्यू हमने 10 निकाली है, यहां देख लो। ठीक है, अब देखो t बराबर 2.303 अपान 0, देखो t को इधर लेकर चले जाएंगे क्योंकि हमें समय निकालना, इसको इसके नीचे ले आएंगे, मतलब एक दूसरे की जगह को बदल देंगे, इंटू लॉग 10। अब चूंकि लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो t बराबर हमारा इतना ही होगा 2.303 अपान 0.01155। इसको काटो 199.39 आ जाएगा, तो t की वैल्यू आ गई 199.39। बस हो गया, यही हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब 199.39 मिनट में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण हो जाएगा। बस हो गया, समझ में आ गया, बहुत सिंपल था, कुछ था नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, गा वाला। निम्न पर टिप्पणी लिखो, वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। देखो बच्चों, मैंने पूरे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन, जितनी भी नाम वाली अभिक्रियाएं हैं ना, सबको एक ही वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन शुभम लेक्चरर, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे नेम्ड रिएक्शन सिर्फ एक वीडियो में मिल जाएंगे। और ये तो सिर्फ 2 हैं, मैंने पूरे 10-12 नेम्ड रिएक्शन को बता रखा है भाई, सारी अपक्रिया जाकर जरूर देखना। तो देखो ये वाला रिएक्शन थोड़ा सा देख लो भाई, इंपॉर्टेंट है। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया। भाई ये भी मैंने पढ़ा रखा था, तो देखो बहुत आसान तरीके से मैं समझा देता हूं। वुड्स अपक्रिया क्या होता है? एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है, इसी को हम वुड्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे हमने एल्किल हैलाइड ले लिया RX और प्लस सोडियम से इसका रिएक्शन करा दिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो RX का 2 मॉलिक्यूल हम लेंगे, तो R बन जाएगा और प्लस 2Na और X बन जाएगा। ठीक है, ये एल्किल हैलाइड है, ये एल्केन है। अब जैसे हम रख दें कंपाउंड को, जैसे RX के जगह पर हम मेथिल क्लोराइड रख दें, एल्किल हैलाइड का मतलब एल्किल के जगह पर मेथिल ले लिया और हैलाइड के जगह पर क्लोराइड ले लिया। हैलाइड का मतलब हैलोजन ग्रुप के जो तत्व होते हैं। ठीक है, तो हमारा 2CH3Cl हो गया प्लस
2Na शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराया, तो देखो जहां यहां पे RR बना था तो R की जगह पर हमने CH3 लिया है, तो ये CH3 बन जाएगा, मतलब C2H6 एथेन बन जाएगा और प्लस 2NaCl बन जाएगा। ठीक है, तो यही अभिक्रिया होती है वुड्स अभिक्रिया। इसमें हम एल्किल हैलाइड लेंगे, उसकी सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो हमारा एल्केन बन जाएगा, यानी कि जैसे एथेन बना है। तो ऐसे आप लिख देना नंबर मिला है। अब वुड्स फिटिंग अपक्रिया क्या होती है, आप वुड्स अपक्रिया में कुछ फिटिंग कर दो। देखो, जब एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अपक्रिया वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। मतलब इसमें हम एल्किल हैलाइड लेंगे, एरिल हैलाइड लेंगे और उसकी शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया कराएंगे। मतलब इसमें हम एल्किल हैलाइड के साथ एक और कंपाउंड ले लेंगे एरिल हैलाइड। जैसे उदाहरण देखो, मेथिल आयोडाइड व आयोडोबेंजीन की अपक्रिया से टॉलुइन का बनना। देखो हमने ले लिया मेथिल आयोडाइड CH3I, ठीक है, इसका आयोडोबेंजीन से रिएक्शन कराया, ये एरिल हैलाइड है। फिर सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराया तो C6H5 के साथ CH3 जुड़ गया, मतलब टॉलुइन बन गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन गया और 2NaI सोडियम आयोडाइड बन गया। बस हो गया, यही है वुड्स फिटिंग अपक्रिया। समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से, तो आपको समझ में आ रहा होगा, बाकी आप लोग वीडियोस देख लेना। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन हो गए, 12 नंबर आपको मिल जाएंगे। पांचवें का 4-4 नंबर वाले बच्चों 4 क्वेश्चन रहेंगे, 16 नंबर आपको देकर जाएंगे। जैसे देखो ध्यान से, पांचवें का है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव E और मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 में संबंध स्थापित करो। 4 नंबर पूरे मिलेंगे। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाइए, भाई ये भी मैंने पढ़ा चुका हूं मैं। आप हमारे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में चले जाना, ये सब आपको मिल जाएंगे, गारंटी है। 6 वाला हैलोएल्केन में एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया SN1 तथा द्वि आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया SN2 की क्रिया विधि उदाहरण द्वारा समझाइए। 4 नंबर निम्नलिखित अपक्रियाओं में सम्मिलित समीकरण लिखिए। रायमर टीमैन अपक्रिया, कोल्बे अपक्रिया तथा कोल्बे स्मिट अपक्रिया। मैंने को 6 का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न टोटल 20 नंबर के आएंगे, मतलब 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर 20 नंबर। जैसे देखो 6 का लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, सभी अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। 5 नंबर भैया कि लकड़ी के भंजक आसवन से आप मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे। मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला पता ही होगा, CH3OH। मेथिल अल्कोहल बोलते हैं, अगर IUPAC नेम देखा जाए तो मेथेनॉल होगा। ठीक है, इसको कर सकते हो। अथवा लगा है आपके पास, इसमें ऑप्शंस काफी ज्यादा रहते हैं, नहीं पता तो ये दूसरा वाला करो। कितने ऑप्शन लोगे, निम्नलिखित को समझाइए। अल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलयता घटती है, मतलब जैसे जैसे अल्कोहल का अणुभार बढ़ेगा जल में इनकी विलयता घटेगी। जैसे OH फंक्शनल ग्रुप वाले अल्कोहल होते हैं। दूसरा, पावर अल्कोहल क्या है, उसका उपयोग क्या है। तीसरा, फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं। तीनों को कर दो, बस छोटा छोटा टिप्पणी लिख दो, 5 नंबर आपका कहीं नहीं गया। इसके बाद देखो केमिस्ट्री में क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे के रिएक्शन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, केवल आपको रिएक्शन ही लिखना है। 5 क्वेश्चन 5 नंबर। जैसे फर्स्ट, मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया केसियन से होती है, पोटेशियम साइनाइड से। दूसरा, फॉर्मेल्डिहाइड फेहलिंग विलयन के साथ अपक्रिया करता है। तीसरा, क्लोरोफॉर्म को चांदी के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। चौथा, बेंजोइक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्राजोइक अम्ल के साथ अपकृत करा जाता है। 5वां, फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरिमिडीन की उपस्थिति में होता है। भावा लगा है, अगर नहीं पता है तो ये दूसरा कर लो। कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण इसमें भी देना है। 5 क्वेश्चन 5 नंबर। जैसे फर्स्ट, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से एसिटिक अम्ल, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म, एसिटिक अम्ल से एसिटोमाइड, फिनॉल से टॉलुइन, फिनॉल से एनिलीन। चलो 7वें का फॉर्मिक अम्ल के बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए तथा अपक्रियाओं के समीकरण दीजिए। फॉर्मिक अम्ल की फेहलिंग विलयन तथा टालन अभिकर्मक के साथ क्या अभिक्रिया होती है। अथवा लगा है, नहीं पता बेटा तो दूसरा देखो। एसिटिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की क्विक विनेगर प्रक्रम की विधि का वर्णन कीजिए। इसकी PCl3 के साथ अभिक्रिया लिखिए, इसका एक परीक्षण भी लिखिए। दोनों में से कोई एक कर दो, नंबर फिक्स है। ठीक है, आप प्रयोगशाला विधियां ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेना, काम हो जाएगा। प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। पेप्टाइड बंध, प्राथमिक संरचना तथा विकृतीकरण, इन सबको थोड़ा डिटेल में बताओ भाई। 5 नंबर। अथवा लगा है, ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोनिक अम्ल एवं सार्बिटाल को ग्लूकोज से कैसे प्राप्त करोगे। जैव अणु का क्वेश्चन है ये दोनों। तो भाई ये आपका पूरा केमिस्ट्री का पेपर है। मैंने बताया 6 नंबर के बहुविकल्पीय
और 16 नंबर के अतलग उत्तरीय, और 13 नंबर सॉरी 12 नंबर का लघु उत्तरीय रहेगा 3 नंबर वाला, और 16 नंबर का 4 नंबर वाला, और 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन। टोटल जोड़ो तो देखो 16 16 32 6 38 12 50 और 20 70 नंबर। ठीक है,